नमस्कार। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं शुभम अग्रवाल अभिज्ञान कोचिंग से। पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटिकल की हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला है संविधान का परिचय पढ़ा है, दूसरा संविधान की हमने मांग पढ़ी है और तीसरा पढ़ा है हमने कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ी थी कल इसकी विभिन्न समितियां। संविधान के गठन हेतु बनाई गई विभिन्न प्रकार की समितियां थी। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ विशेष समिति, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अलावा कार्य मंत्रणा। इसके अलावा आप मान सकते हो सरदार पटेल ने कई प्रकार की समितियां बनाई थी, झंडा समिति थी और संचालन प्रक्रिया समिति, कई प्रकार की समितियां पड़ी है। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना है वो क्यों महत्वपूर्ण है, कहां से ली गई है, इसकी भाषा कहां से आई है, कौन सा आधार है वो इसके लिए बना था। इसके अलावा प्रस्तावना के अन्य नाम क्या क्या दिया गया है, के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सा संशोधन हुआ है, कितना हुआ है, कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं, संविधान की जो संप्रभुता है वो किस में निहित है, ये सब बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना 4 नंबर टॉपिक रहता है वो कौन सा है, प्रस्तावना को लेकर है सर। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहते हैं। पहला बात, प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र। इस परिचय पत्र का मतलब हो गया संपूर्ण संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, इसका परिचय कराता है कौन, प्रस्तावना। और इसमें संविधान के आदर्श छिपे हुए हैं। साथ में इसमें बताए गए क्या, इसके उद्देश्य कि भारत में संविधान है वो किस प्रकार से कारगर होगा और किसके हित में होगा और क्यों महत्वपूर्ण होगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है संविधान को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न है वो कंफ्यूजन करने वाला है, वो कैसे वो भी बताता हूं। कि आपको पूछते हैं संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहने वाला कौन है, भीमराव अंबेडकर है। लेकिन आपको पूछ ले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसको हमने पढ़ा था प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, एकमात्र कांग्रेसी कौन था, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इसने क्या कहा है, संविधान को की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री, ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा संविधान की कुंजी भी किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी, वो भी हम प्रस्तावना को ही कहते हैं। तो ये है प्रस्तावना में विशेष बात जो कि उसके उपनाम या अन्य नाम को लेकर है कि प्रस्तावना है वो क्या है, एक परिचय पत्र है जिसमें संविधान के आदर्श व उद्देश्य छिपे हुए हैं। साथ में ध्यान रखना इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। लेकिन आपको पूछे भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो कि प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में एकमात्र कांग्रेसी थे, उसने संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला है, राजनीतिक जन्मपत्र की संज्ञा दी है। इसके अलावा इस प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं सर। अगला अब बात करते हैं ये प्रस्तावना है वो कहां से आई है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में।
तो प्रस्तावना का पहले हम बात कर रहे हैं आधार। आधार हमने पढ़ा था संविधान सभा की तीसरी बैठक। याद कीजिए उस तीसरी बैठक को जब हमने बात की थी 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का नाम था उद्देशिका प्रस्ताव। और यह उद्देशिका प्रस्ताव है जिसको संविधान सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। क्या दी गई थी? स्वीकृति। और यह स्वीकृति कब मिली है? 22 जनवरी 1947। यानी बात कर रहे हैं हम प्रस्तावना के आधार की। तो प्रस्तावना का आधार क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देशिका प्रस्ताव, जो कि पारित या स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी 1947। और यही उद्देशिका प्रस्ताव वर्तमान में क्या है? प्रस्तावना के रूप में है सर। और इसलिए हम ध्यान रखना, इसको प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, उद्देशिका उद्देशिका भी बोलते हैं। कई किताबों में प्रस्तावना का नाम क्या मिलता है? उद्देशिका मिलता है। इसका मतलब वो प्रस्तावना ही है। ठीक है, तो आपको ये सोर्स पता हो गया ना इसका, कि मतलब ये कहां से आई है प्रस्तावना। अच्छा, दूसरा बात क्या है, आपको सीधा पूछे कि प्रस्तावना किस देश की देन है, यानी प्रस्तावना का थॉट यानी विचार कहां से आया। तो प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से ग्रहण किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। अच्छा, इसी में एक प्रश्न और है कि इसकी जो भाषा है वो भाषा कहां से आई है। तो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हालांकि समवर्ती सूची भी वहां से ली गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर आपको केवल मात्र इतना पूछे, अगर मैं विचार और भाषा की बात न करूं कि प्रस्तावना कहां से आई है, प्रस्तावना कहां से ली गई है, ऐसे पूछ सकता आपको, कहां से ली गई है, और न आपको विचार की बात मिले और न आपको भाषा की, तो उत्तर आपका यूएसए ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन आपको पर्टिकुलर पूछे कि विचार कहां से आया है, यूएसए, और भाषा कहां से आई है, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसका आधार क्या है, बेसमेंट क्या है, तो पूछे आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव है। अच्छा, आगे देखो, प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब हो गया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो यहां बात यह हो रही है, हम भारत के लोग का मतलब होता है कि संविधान भले ही संविधान सभा बना रही है, लेकिन ये संविधान सभा किसने बनाई है? भारतीय जनसंख्या ने निर्वाचित करके भेजा है ना। तो इसका मतलब ये संविधान कौन बना रहा है? संपूर्ण रूप से भारतीय। ठीक है ना। इस हम भारत के लोग शब्द में संपूर्ण भारत की संप्रभुता छिपी हुई है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को SSSR बनाएंगे, SSSR बनाएंगे। इन 5 वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। एस का, पहले एस का मतलब होता है सोवरेन। सोवरेन मतलब है संप्रभुता, इसको सोवरेनिटी भी बोल सकते हैं, संप्रभु। दूसरे का मतलब होता है सोशलिज्म, इसका मतलब होता है समाजवादी।
तीसरे में छिपा हुआ है क्या? सेक्युलर, यानी धर्म या पंथ निरपेक्ष। धर्म या पंथ निरपेक्ष। और पांचवें में छिपा हुआ है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। और आर का मतलब होता है रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है, वो कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। नाम क्या है ये? गणराज्य। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 5 वर्ड से कई अन्य वर्ड निकलेंगे। अब आप पूरी प्रस्तावना याद कर लेवा, लेकिन अपन को कौन पता चला है कि प्रश्न के पूछी। अब पूछेगा वहां निम्न में से कौन सा शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं है। देख लेना, प्रस्तावना का अधिकांशतः जो हाई लेवल प्रश्न है वो यही बनता है, इनमें से कौन सा शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, कितने प्रकार की समानता बताई गई है, और वहां अपनी धज्जियां उड़ जाती है। सुना ही बात। तो मैं पहले बात करता हूं कि इस 5 वर्ड से कौन कौन से नए वर्ड निकलते हैं। कि संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक व बाह्य रूप से क्या? स्वतंत्रता। आगे हम पर्टिकुलर को भी इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं इनका अर्थ को लेकर। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्रता। यानी देश है, वो देश के जो की सरकार बनी है, जनता द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, वो सरकार किसी भी प्रकार की बाधा से प्रभावित नहीं हो, बल्कि आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से क्या हो? स्वतंत्र हो। उसको बोलते हैं क्या? संप्रभुता। ये हम स्वतंत्रता के कई प्रकार पढ़ेंगे। आंतरिक स्वतंत्रता, बाहरी स्वतंत्रता, कानूनी स्वतंत्रता, नाम मात्र की स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता। ठीक है ना? ये सभी संप्रभुता के प्रकार होंगे। इसके अलावा समाजवादी का मतलब क्या होता है? हालांकि समाजवादी मॉडल की शुरुआत है वो यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया की देन है। लेकिन आपको पता है भारत ने ये गुण कब स्थापित किए थे? 1971 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और भारत के सामने बांग्लादेश संकट पैदा हुआ था, उस समय की बात है। इससे पहले आपको पता है जब शीत युद्ध चला था 1945 से 1990 तक, उस शीत युद्ध में पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक तो था कौन सा? अमेरिका। अमेरिका की जो नीति थी वो उदारवादी थी। उदारवादी का मतलब हो गया पूंजीपति शासन करेंगे, यानी इसको पूंजीवादी भी बोल सकते हैं। दूसरा विश्व था पूर्वी भाग जो कि ध्यान रखना यूएसएसआर के अधीन था, और इसकी जो नीति थी वो कैसी थी? समाजवादी। लेकिन भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी नीति अपनाई थी। कौन सी? गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति कहने का मतलब होता है हम इन दोनों गुटों से क्या है? दूर है। लेकिन जब 1971 में समाजवादी नीति अपनाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ये जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं होगा 1991 में, तब तक यह नीति चलेगी। अगला है वर्ड धर्म या पंथ निरपेक्ष। धर्म और पंथ में फर्क होता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। जब कोई समाज या व्यक्ति या मनुष्य किसी भी जो अपने प्राचीन शैली है, जीवन शैली है, उसको धारण करता है तो वो कहलाता है धर्म। जैसे कि आप मान सकते हो मुस्लिम में अलग परंपराएं हैं, हिंदुओं में अलग है, जैन में अलग है, पारसियों में अलग है। चाहे वो विवाह संबंधी हो, चाहे आप धार्मिक अनुष्ठान संबंधी हो, या वो उपासना से संबंधित हो, सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। वो क्या है? धर्म है। लेकिन धर्म के अंदर भी क्या होते हैं? पंथ होता है। धर्म के अंदर क्या होता है? पंथ। जैसे कि आप मान सकते हो कि हीनयान और महायान शाखा है बौद्ध धर्म की, जो दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। इसके अलावा शिया और सुन्नी मुसलमानों में होते हैं। तो वो क्या है? पंथ है इसके। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक वर्ड है
वो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है। कैसे? आप मान लो कि भारत में प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निर्वाचित, जब प्रधानमंत्री निर्वाचित हो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और जब जिस देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो वो क्या होता है? गणतंत्र या गणराज्य। एक ही बात है, गणतंत्र बोल दिया, गणराज्य। ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन है, वहां प्रधानमंत्री का तो निर्वाचन होता है लेकिन राष्ट्रपति का जनता वोट नहीं देती ना। तो इसका मतलब ब्रिटेन है वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की भी वोटिंग होती है और राष्ट्रपति की भी होती है। इसका मतलब भारत क्या है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। समझ में आई बात? तो ये 5 वर्ड हमें भारत के संविधान है वो, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस बारे में है और किस प्रकार लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये बताने का प्रयास करता है। अब देखो आगे से वर्ड क्या क्या निकलते हैं समझना। तो ये 5 वर्ड है, इनसे आपको अन्य वर्ड भी प्राप्त होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि इनसे भारतीय प्रस्तावना में न्याय लिखा हुआ है। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसको बोल सकते हैं जस्टिस, यानी न्याय। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। ये 3 कौन कौन से है? एक तो है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय। तो पूछेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात करें हम तो समानता, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बताई गई है। वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की समानता दी गई है। एक तो है प्रतिष्ठा, स्टेटस इसको बोल सकते हैं। प्रतिष्ठा की समानता यानी सभी को सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का मतलब हो गया कि आदर है वो सबके बराबर होना चाहिए। दूसरा है अवसर की समानता। मान लो कोई भी सरकारी भर्ती निकली तो यहाँ कोई नहीं, आधा हिंदुआन तो मिल सी मुसलमानों को मिल रहा है या मुसलमानों ने मिल सी हिंदुओं को मिल सके। मतलब कहने का मतलब ये हो गया सभी को समान रूप से क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे ना। अच्छा, इसके बाद में है, बात करें हम स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। अच्छा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है भाई? स्वतंत्रता इसमें दी गई है 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार की। एक तो विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, बाद में विश्वास, बाद में धर्म और बाद में है उपासना। अगर आपको इतना पूरा डिटेल याद है तो इसका मतलब प्रस्तावना में अब कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। प्रस्तावना के अंदर से व्यक्ति कोई पूछना चाहे कि कौन सा क्या वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये आपको ये टेबल याद होती है तो इसका मतलब प्रस्तावना से होने वाला प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता। सर कैसे? मैंने बोला है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। और इस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और संप्रभु गणराज्य में 3 प्रकार का क्या होगा? न्याय होगा। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार की समानता होगी, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। नेक्स्ट इसमें 5 प्रकार की क्या होगी? लिबर्टी होगी। सॉरी, इसमें फ्रीडम वर्ड है, वो फ्रीडम और लिबर्टी में फर्क है, वो बताऊंगा मैं आपको। यहां क्या है? ये लिबर्टी है। वैसे अर्थ दोनों का स्वतंत्रता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना
संविधान के संदर्भ में लिबर्टी और फ्रीडम का अर्थ अलग अलग है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे है। तो यहां बात की गई है किसकी? लिबर्टी की। तो लिबर्टी का मतलब था स्वतंत्रता। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। ऑफ थॉट विचार की, ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, ऑफ फेथ विश्वास की, बिलीफ की, ऑफ फेथ का मतलब धर्म की, और उपासना का मतलब ऑफ वर्शिप यानी अपने पूजा पाठ की, उपासना की हमें क्या देता है? ये स्वतंत्रता देता है। तो पता होना चाहिए न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। समानता कितने प्रकार की? और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आगे देखो, अब हम बात करें पर्टिकुलर एक वर्ड है जिसका नाम है संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेंटी। सोवरेंटी, संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक व बाहरी रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र होना। किसका स्वतंत्र होना भाई? सरकार का। क्योंकि सरकार किसने बनाई है? जनता ने। भारत में लोकतंत्र अपनाया है, इसका मतलब होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होंगे? वो सरकार होंगे ना। तो सरकार है वो किसी भी प्रकार के आंतरिक निर्णय लेने हो या बाहरी लेने हो, उनमें क्या है? स्वतंत्र है। तो वही क्या है? संप्रभुता या स्वतंत्रता है सर। इसके अलावा इस स्वतंत्रता के अंतर्गत मुख्य है आंतरिक, दूसरा बाहरी, और तीसरा आप मान सकते हो नाम मात्र, चौथा वास्तविक, इसके अलावा 5वां है कानूनी। और भी हो सकती है संप्रभुता, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। अब पूछो, देखो पहले आपको मैं सीधा एक ही प्रश्न पूछूं कि भारतीय संप्रभुता का निवास कहां होगा? एक ही सिंपल वर्ड में ये प्रश्न पटवारी में भी आया गया है, आरपीएससी 2013 में पूछा गया है, इसके अलावा आरएस 2013 में भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। भारतीय संप्रभुता का निवास कहां होगा? तो जनता में। संपूर्ण प्रभुता का निवास किसमें है? जनता में। दूसरा, भारतीय आंतरिक व बाहरी संप्रभुता का निवास कहां होगा? सरकार में। कहां होगा? सरकार में। ठीक है। अच्छा, बाद में पूछे आपको नाम मात्र। अब आपको पता है, ये पहले से हम पढ़ते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका है उसके बंटवारा किया गया है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की संप्रभुता का निवास किसमें होगा? राष्ट्रपति में होगा। इसके अलावा वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक हम बोले संप्रभुता का निवास होगा, वो किसमें? प्रधानमंत्री में होगा। या इसके अलावा आपको ये उत्तर नहीं मिले तो मंत्री परिषद भी है, ध्यान रखना। कई जगह ना ये भी बोलते हैं हम कि मंत्री परिषद में भी क्या होता है? वास्तविक संप्रभुता का निवास होता है। और कानूनी संप्रभुता है, ये किस में छिपी हुई है? संविधान में छिपी हुई है सर। कहां है? संविधान। तो पता होना चाहिए संप्रभुता का मतलब हो गया आंतरिक व बाहरी रूप से स्वतंत्रता, और संपूर्ण संप्रभुता का निवास कहां है? जनता में। लेकिन आंतरिक व बाहरी संप्रभुता किसमें निवास करती है? सरकार में। नाम मात्र संप्रभुता राष्ट्रपति में। वास्तविक संप्रभुता कहां? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। और कानूनी संप्रभुता पूछे तो संविधान में है। आगे, ये पहला वर्ड था कौन सा? अपना संप्रभुता को लेकर, क्योंकि हमने वर्ड देखो लिखे हैं कौन कौन सा। पहला है सोवरेन, बाद में समाजवादी, पद धर्मनिरपेक्ष, पद निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इसमें हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं समाजवादी को लेकर। हाँ,
अगला वर्ड है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द है वो कब आया भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ है, आपको पता है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ है सर। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको 3 शब्द जोड़े हुए मिलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। लेकिन हम बात करें पहले किसकी? समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा है, इसकी शुरुआत कहां से है भाई? यूएसएसआर। पूरा नाम भी पूछ सकता आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, या इसको बोल सकते हैं हम सोवियत संघ भी बोलते हैं। यहां से ये विचार आया है, और वर्तमान में ये क्या है? रूस है। उस समय ये विभिन्न राष्ट्रों का संगठन था जब शीत युद्ध चला था। अब हम थोड़ा सा इसको जानने से पहले थोड़ा इसके पीछे के एरिया में जाते हैं। हमने पहले पढ़ा था 1914 से 1918 तक क्या चला है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, यह विश्व युद्ध किनके बीच में चल रहा है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में चल रहा है। इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। यह कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध। इन 2 विश्व युद्धों में लगातार पूरे संपूर्ण विश्व के लोग हैं वो आपस में विवादों को लेकर या बंटवारे को लेकर, या आप मान सकते हो विभिन्न जो संघर्षों को लेकर युद्ध हो रहा है। इस युद्ध के चलते लगातार ये स्थिति कायम करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले आपको पता है इसको शांत करने के लिए एक संघ बनाया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। लेकिन आपको पता है ये राष्ट्र संघ है वो नाकामयाब रहा। किसको? इस द्वितीय विश्व युद्ध को होने से रोकने में क्या रहा? नाकामयाब रहा। तब क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध होने से अपार जनहानि और मानहानि होने के कारण, ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक संघ बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ सर। तो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है कब? 1939 से लेकर 1945। इसके बाद में जो एक संघ बना है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहीं से भी प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपको। लेकिन आपको पता है इसके बाद में अब द्वितीय विश्व युद्ध की क्या नहीं है? संभावना नहीं है तो तृतीय विश्व युद्ध की। और जब तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रोक दिया है किसने? यूएनओ ने। इसने आपको पता है 5 स्थायी अध्यक्ष चुन लिए, ठीक है, और अपना भारत भी प्रयास कर रहा है इसका स्थायी सदस्य बनने का। तो अब क्या नहीं हो सकता? तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा? शीत युद्ध होगा सर। क्या होगा? तो आपको पूछेगा शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो 1945 से लेकर 1990 मान सकते हो, कई जगह आपको 91 मिलता है। यानी 45 से 46 साल तक लगातार क्या चला है? शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध में संपूर्ण विश्व है वो 2 गुटों में बंट गया था। कितने में? 2 गुटों में बंट गया। पहला गुट है जो पूंजीवादी गुट था, पूंजीवादी
समाजवादी गुट, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो दूसरा गुट था उसका नाम था समाजवादी गुट, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। अच्छा, लेकिन भारत ने इन दोनों गुटों से दूर रहने के लिए क्या बनाई? एक अलग नीति बनाई, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष नीति। और उस समय आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू के रूप में। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते हैं? गुट निरपेक्ष नीति का जनक मान सकते हैं भारत में। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उस समय तो बात क्या थी कि दोनों गुटों से दूर रहेंगे कौन? भारत। भारतीय लोग हैं वो न तो यूएसएसआर के पक्षधर होंगे और न ही अमेरिका के। तो भारत ने जब 1971 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? भारत पाक युद्ध। इस भारत पाक युद्ध में जब संघर्ष की अगुवाई कर रहे थे हम, तो उस संघर्ष की अगुवाई के अंतर्गत ध्यान रखना भारत का पक्ष लेने के लिए तैयार हो गया था कौन? रूस। और तब उस समय प्रधानमंत्री थी कौन सी? इंदिरा गांधी। उस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने भारत की जो नीति है उसमें बदलाव करके क्या अपना ली? समाजवादी नीति। इस समाजवादी नीति के अंतर्गत क्या किया गया? भारत के लोगों में ऐसा भाव पैदा कर दिया कि भारत में जो सरकार है वो समाजवादी तरफ पर चलेगी। समाजवादी तर्ज का मतलब हो गया कि भारतीय संविधान है वो पहले से ही कह चुका है कि भारत में समाज प्रथम है, बाद में यहाँ के आप मान सकते हो अनेक प्रकार की नीतियां हैं। तो समाजवादी नीति के अंतर्गत ये तय कर दिया गया कि यहाँ के लोग हैं उसकी संप्रभुता निश्चित हो गई है। अच्छा, 1971 इसलिए मैं तो मना है कि इस समय आपको पता है पूरी पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या हो गया है? बांग्लादेश हो गया है। आगे अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान है इसमें कौन कौन से वर्ड महत्वपूर्ण हो गए हैं और कौन कौन सी जो नीतियां महत्वपूर्ण हो गई है, और कौन सा जो संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत 3 वर्ड जोड़े जाएंगे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो अपने वापस लिए पहला वर्ड था संप्रभुता, बाद में जो समाजवादी, और इसके बाद में था सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, या इसी को कह सकते हैं हम पंथ निरपेक्ष। अब हम साइंस पढ़ते हैं तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। दूरी साइंस में हम पढ़ते हैं ना, ये निरपेक्ष क्या होता है? एक तो होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। तो धर्म और पंथ का मतलब मैंने पहले बता दिया था। धर्म है वो एक बड़ा वर्ग है, इसमें छोटे छोटे वर्ग समाहित है। कौन से? पंथ। अब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि भारत का है वो केवल एक ही धर्म है, या विभिन्न प्रकार की जो धर्म है वो सभी धर्मों में एक धर्म के रूप में समाहित है। मतलब ये हो गया कि भारत है वो विविधताओं में एकता की भूमि है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना विभिन्न प्रकार के धर्म रहेंगे, लेकिन धर्म को लेकर भारत किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। ठीक है ना? तो यह है धर्मनिरपेक्ष। और ये भी शब्द कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो 2 शब्द आ गए पहले से, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। और तीसरा वर्ड कौन सा होगा? अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण भारतीय धरातल वो अखंड है, यानी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये धरातल है वो मेरा है, ये भारत से अलग है। जब संविधान बन गया तब की बात है। पहले तो आपको पता है कई लोगों ने आवाज उठाई थी, हैदराबाद बोल रहा था कि हमारा क्या होना चाहिए?
स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, वो शामिल भी नहीं हो रहा था। संविधान सभा में मना कर दिया था निजाम ने कि हम संविधान सभा का अंग नहीं है। इसके बाद में देखो, अब इसमें क्या है कि लोकतंत्र की बात आती है आगे। लोकतंत्र का मतलब होता है, पहले मैंने बता दिया है कि जहां जनता द्वारा निर्वाचित सरकार क्या चलाए, शासन चलाए, वो क्या होता है, लोकतंत्र। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है गणराज्य, या गणराज्य बोल दो या गणतंत्र। ये प्रश्न आया हुआ है बहुत, इसलिए पहले बात तो मैंने यहां बता भी दिया था एक प्रश्न कि गणराज्य शब्द भारत ने कहां से ग्रहण किया है, बताओ। गणराज्य शब्द किया है फ्रांस से। बोला था ना गणतंत्र बोल दो या गणराज्य, यानी गणतंत्र का मतलब हो गया जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। जब हमने बैठक पढ़ाई थी, प्रथम बैठक है, उसमें बोला था कि भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द और कौन सा गणराज्य शब्द ये कहां से ग्रहण किए हैं, फ्रांस से। और गणराज्य का मतलब होता है जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हो गया?